13 अप्रैल 1919। यह तारीख जब भी हम सुनते हैं तो इस तारीख के साथ कई चीखें और पुकारें भी सुनाई देती हैं। उन मासूम भारतीयों की पुकारें जिन पर जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। ना बच्चे देखे, ना बुजुर्ग, ना आदमी देखे, ना महिलाएं। दिन बैसाखी का था, खुशी उल्लास के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दिन, और जगह थी जलियांवाला बाग। यह दिन और जगह इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की यातनाओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी की नुमाइंदगी सन 1919 में हुए इस कत्लेआम से अधिक कोई नहीं कर सकता। पंजाब, उस समय का पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग में जल रहा था। हालांकि पूरे देश में यही हालात थे, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को जबरन सेना में भर्ती कराया जा रहा था ताकि वह विश्व युद्ध लड़ सके, और साथ ही उस समय पंजाब तमाम तरीके के रोगों का प्रकोप भी झेल रहा था। इन्हीं वजह से पंजाब के लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। 13 अप्रैल को हुए इस नरसंहार में पंजाब की नदियों में डूबी सैकड़ों लाशें, धरती में दबी हजारों चीखें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वहां की दीवारों में धसी सैकड़ों गोलियां उस दिन की निर्मम कहानी आज भी बयां करती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 13 अप्रैल को नहीं हुई थी, बल्कि इस कहानी की शुरुआत एक महीने पहले 8 मार्च को रॉलेट एक्ट के लागू होने से हुई थी। रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की सेडिशन कमेटी ने रॉलेट एक्ट के नाम पर एक ऐसा कानून बनाया था जिसकी मदद से अंग्रेजी हुकूमत के पास एक ऐसा अधिकार था जो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती थी। मतलब कि यह एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों के पास अपने देश में ही न अपील का, न दलील का और न ही वकील का अधिकार था। ऐसे में 18 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ इकट्ठा खड़ा हुआ। इस विरोध की सबसे तेज आंधी चली पंजाब में, और इस दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एकता की एक ऐसी दीवानगी देखने को मिली जिससे अंग्रेजी हुकूमत के होश उड़ गए। इसके बाद पंजाब में विद्रोह का तूफान और चरम पर पहुंच गया जब अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को एक सभा को संबोधित करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन की बजाय एक अज्ञात स्थान पर रखा गया। इससे पंजाब के कई इलाकों में हिंसा भड़कने लगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सर माइकल ओडायर ने अमृतसर और लाहौर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस कानून के तहत कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, और हालात को काबू करने के लिए जनरल एडवर्ड हेनरी डायर की अमृतसर में नियुक्ति कर दी, जो इससे पहले जलंधर छावनी में नियुक्त थे। अब शुरुआत होती है उस तारीख की जिस तारीख को भारत के सबसे काले दिनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल के दिन के समय डायर के सैनिकों ने 4 से अधिक लोगों की सभा के खिलाफ चेतावनी देने के लिए शहर में एक मार्च किया। कोई भी आदमी किसी भी मीटिंग के लिए बाहर नहीं आएगा। लेकिन यह घोषणा ज्यादातर लोगों तक पहुंची ही नहीं, और शाम के 4 बजे कई लोग रॉलेट एक्ट के विरोध और दोनों नेताओं की रिहाई की बात करने के लिए एक सार्वजनिक बैठक के लिए जलियांवाला बाग में पहुंच गए। यह बैठक एकदम शांतिपूर्ण तरीके की बैठक थी। किसी भी आदमी के पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन जनरल डायर के सर पर न जाने कौन सा खून सवार था। वह लगभग 80 राइफल लिए हुए सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाग के अंदर और बाहर जाने के एकमात्र रास्ते पर भी घेराबंदी कर दी। वह उस सभा को सरकारी आदेशों का उल्लंघन मानते हुए उस निहत्ती भीड़, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी, उन पर जनरल डायर के एक आदेश से गोलियों की अंधाधुंध बौछारें करवा दी गयी। गोलियों की आवाज के साथ साथ लोगों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंज उठा था। एक ही रास्ता होने के कारण कोई भी बाहर नहीं भाग सकता था। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां स्थित कुएं में भी कूदने लगे। दरवाजे बंद हैं, कुएं में कूद। गोलियों की आवाज तभी थमी जब सैनिकों की सारी गोलियां खत्म हो गई। इस नरसंहार में लगभग 1650 राउंड फायरिंग हुई। उस वक्त बाग में लगभग 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ जमा थी। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की ही जान गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष दृश्य और तत्कालीन भारतीय मीडिया के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा की थी। कई लाशों को नदियों में फेंक दिया गया था, जिससे मृतकों की सही संख्या का पता न चल सके। कई बच्चों, बूढ़ों, औरतों और जवानों को जनरल डायर के आदेश पर एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया गया था।
लेकिन इतने बड़े नरसंहार होने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत ने इसे अपनी गलती नहीं माना और न ही जनरल डायर को किसी भी तरह की सजा दी गई। हालांकि इस पूरे नरसंहार के बाद एक हंटर्स कमीशन का गठन जरूर हुआ। हंटर कमीशन की पेशी के दौरान जनरल डायर ने अपनी दलील में ये कहा कि उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब वे मुझसे लड़ने आए थे और मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने का था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह मुझ पर और मेरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देते। कमीशन में उसने यह बात खुद स्वीकारी कि उसने भीड़ को कोई चेतावनी दिए बिना ही सैनिकों पर उन पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था। हंटर कमीशन का जिक्र अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी 2 में भी किया गया है, जो कि इस हत्याकांड के कोर्टरूम ट्रायल पर आधारित है। कई भारतीय नेताओं ने इस हत्याकांड के जवाब में अपना गुस्सा व्यक्त कर विरोध प्रदर्शन किया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो महात्मा गांधी ने अपने सारे पदक लौटा दिए। कांग्रेस द्वारा भी जांच कमेटी का गठन किया गया। सबने डायर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने की बात की, लेकिन हंटर कमीशन द्वारा जनरल डायर पर अत्यधिक बल का प्रयोग के लिए एक नाममात्र सी फटकार लगाई गई। उसे स्वेच्छा से रिटायरमेंट करवाकर इंग्लैंड भेज दिया गया और उसके लिए वहाँ एक फंड भी इकट्ठा किया गया, जिससे वह अपने आगे की जिंदगी आराम से जी सके। जनरल एडवर्ड हेनरी डायर, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, उसकी सन 1927 में बीमारी से मौत हो गई थी और सन 1940 में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल और डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग की इस घटना ने पूरे भारत को अंग्रेजी हुकूमत के घिनौने चेहरे से रूबरू करवा दिया, जिस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन और आजादी की आंख ब्रिटिश एम्पायर पर फैलने लगी और 27 वर्षों के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से हम इस वीडियो का अंत करते हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। हो प्रिय ऋतुराज किंतु तुम धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।